अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने एनआरसी और सीए लागू करने के लिए बोल दिया है कि 2024 के इलेक्शन आने से पहले, यानी कि शायद मई या अप्रैल में एनआरसी पूरे इंडिया में लागू कर देंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते, ज़्यादातर मुस्लिम दोस्तों, हमारे मुस्लिमों में ये नहीं जानते कि एनआरसी और सीए क्या होता है। एनआरसी जो है उसमें अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है, और सीए जो है उसमें नागरिकता देने का कानून है मुसलमानों को छोड़ के। इन दोनों में ही मुसलमानों का बड़ा अहम रोल है, और मुसलमान को हर तरह से अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। नागरिकता अपनी साबित करने के 3 स्टेप बताए गए हैं। तीनों स्टेप अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो यकीन माने कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप अभी बेफिक्र होकर बैठे रहे और एनआरसी लागू हो गया तो यकीन माने आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। ज़रा ज़रा सी गलती, ज़रा सी स्पेलिंग में गलती, हर तरह से छोटी मोटी गलतियों में आपकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी। इसलिए नागरिकता समझने के लिए, नागरिकता कैसे आपकी साबित करेंगे, इसको समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको नागरिकता 3 स्टेप में कैसे साबित करेंगे ये बताई गई है। देखिए इस वीडियो को। हमारे माशरे में सभी उम्र के लोग रहते हैं। किसी की उम्र 100 साल, कोई 90 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल। तो अलग अलग उम्र के लोगों के लिए उनके नागरिक का प्रमाण कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके लिए अलग अलग नियम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वो लोग जो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए या उससे पहले, लेकिन 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद वो हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, उनको सिर्फ इस बात का कोई भी प्रूफ देना है, काफी होगा। जैसा कि अगर वो आर्मी में थे, अगर वो किसी सरकारी नौकरी पर थे, या कोई वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा दस्तावेज, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई, या हॉस्पिटल का कोई कागज जो इस बात की दलालत करे कि हाँ ये शख्स 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद हिंदुस्तान में था, वो उसकी नागरिकता साबित करने के लिए काफी होगा। दूसरा वो शख्स है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। ये डेट्स आप ध्यान से सुनना। दूसरा वो शख्स है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। उसको सिर्फ इस बात का प्रूफ देना है कि उसकी पैदाइश 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के दरमियान में पैदा हुई है, काफी होगा। प्रूफ क्या देना है, सॉलिड प्रूफ क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा वो शख्स है जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पहले। अगर वो अपना कोई भी ऐसा सबूत देता है कि वो भारत में पैदा हुआ है, वो काफी नहीं होगा, बल्कि उसको अपनी फाइल के साथ अपने माँ बाप की फाइल लगानी होगी कि देखिए मेरी पैदाइश के वक्त मेरे दोनों माँ बाप या उनमें से एक, ध्यान से सुनना, मेरे दोनों माँ बाप या उनमें से एक भारत के नागरिक थे, और दूसरा वो बाप या माँ जो भी है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं था, वो घुसपैठिया नहीं था। इस बात का सबूत उसको देना है, काफी होगा। चौथा वो बच्चा है जो 2004 के बाद पैदा हुआ, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक, अगर वो अपना कोई भी प्रूफ ऐसा देता है कि जो ये दलालत करे भारत का नागरिक है, वो काफी नहीं होगा, बल्कि उसको अपने साथ अपने माँ बाप की भी फाइल लगानी होगी कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, और ये देखिए मेरे जो दोनों वालिदैन हैं वो भी भारतीय हैं, तब जाकर उनकी नागरिकता साबित होगी। इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर कोई शख्स पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहा, यहाँ उसकी शादी हुई, उसके बाद से वो विदेश में काम करने चला गया, जैसे कि आजकल लोग जाते हैं सऊदी, अमेरिका, कहीं भी वो चला गया। अब वहां विदेश में उसका अगर बच्चा पैदा होता है 10 दिसंबर 1992 से पहले पहले, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, भारत का नागरिक बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद पैदा हुआ 3 दिसंबर 2004 से पहले पहले, और उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली भारतीय बन जाएगा। इसमें एक बात का ये ख्याल रखा जाए कि जो उसका वालिद है, उसका जो फादर है, वो बाय डिसेंट भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर उसका वालिद बाय डिसेंट भारत का नागरिक है, तो फिर उस केस में उसके वालिद को इंडियन हाई कमीशन में जाकर
उस बच्चे को रिपोर्ट करना होगा, उसका पंजीकरण करवाना होगा, तब जाकर उसकी नागरिकता जो है उसको दे दी जाएगी। इसी तरीके से 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक जितने भी बच्चे पैदा हुए वो भारतीय जब होंगे जब 1 साल के अंदर अंदर वो इंडियन हाई कमीशन में जाकर उसके माँ बाप उसको रिपोर्ट करें, उसका पंजीकरण करवाएं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो तो भारत के नागरिक रहेंगे लेकिन उनका बच्चा जो है वो भारतीय नहीं रहेगा। इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब तीसरे नंबर पर आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कानून है CAA की नागरिकता देने का कानून है, जैसा कि हमने पहले बताया, लोग इसमें अपना पंजीकरण करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे कि मैं उस साल जो है हिंदुस्तान में आया, उस देश से आया, वगैरह वगैरह। तो उनको जो नागरिकता दी जाएगी उसको कहा जाएगा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो करना क्या है, करना यह है, आपको मैं बता दूं कि असम में जब NRC लागू हुआ तो 10 लाख लोगों की तादाद ऐसी थी जिनके पास सारे दस्तावेज थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके नाम में उनके वालिदैन की, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके वालिदैन की जो स्पेलिंग है वो कुछ और है, और जो उनके वालिदैन हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें स्पेलिंग कुछ और है। तो स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से वो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। तो इसलिए आपको करना यह है कि आप अपने घर जाएं, घर के सारे मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, सब में अपनी भी स्पेलिंग चेक करें, अपने वालिदैन की भी स्पेलिंग चेक करें कि भाई मेरे वालिद का नाम सही है नहीं है, स्पेलिंग बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस, उनकी जितनी भी बातें हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, इस चीज को छोड़ो। अभी जो काम आपका 1000-2000 रुपए में हो जाएगा, यकीन जानिए जब NRC लागू होगा आप 5-5, 10-10 लाख रुपए भी ऑफर करेंगे तब भी वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त में प्रेशर ही इतना होगा। आसाम में ऐसा ही हुआ। और किसी घमंड में मत रहना कि भाई मैं हिंदुस्तान में बरसों से रह रहा हूँ, मैं तो पुश्तैनी खानदान, मेरी गांव में जमीनें हैं, वगैरह वगैरह। यकीन जानिए आपने ये वाकया सुना भी होगा कि असम में एक शख्स जिसने सारी जिंदगी मिलिट्री में काम किया, आर्मी में काम किया, आर्मी से रिटायर हुआ, लेकिन वो शख्स भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया। तो किसी गुरूर में मत रहना कि भाई मैं तो हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे यहाँ से कौन निकालेगा, और वो पर्चा सा जेब में रखो बस, वो काफी नहीं होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स, जो तरीका मैंने आपको बताया उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वो क्या है जो आपकी भारत की नागरिकता होने को साबित करता है? तो दोस्तों सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्री। यकीनन इसके अलावा भी बहुत से प्रूफ हैं जो आपके नागरिक होने को साबित कर सकते हैं, लेकिन जन्म पत्री से मजबूत कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सिटीजनशिप बाय बर्थ साबित करनी है, ना कि बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पहले कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है कि आपकी उम्र 90 साल है, 100 साल है, 80 साल है, कितने भी साल हो, आज के ज़माने में हर उम्र के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने इलाके की कचहरी में जाएं, वहाँ किसी वकील को पकड़े, उससे बताएं कि भाई मुझे अपनी जन्म पत्री बनवानी है। वो आपसे डिटेल लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट से आदेश होंगे, वेरिफिकेशन होगी, और उसके चंद महीने बाद यानी 1.5-2 महीने में तकरीबन आपकी जन्म पत्री आपके हाथ में होगी। आपकी उम्र चाहे 1960 में पैदाइश हो, 1970 की पैदाइश हो, उस जमाने में जन्म पत्री बनती थी नहीं बनती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आज जिंदा हो, आज आपके पास मौका है, आज जो है अपनी जन्म पत्री तैयार करवा सकते हैं। जन्म पत्री वगैरह अपनी तैयार करवाने के बाद अपने घर के सारे मेंबर्स की डिटेल्स को फिर मैच करें। सबके नामों में तुम्हारे नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तुम्हारे वालिदैन की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी यही पाई जाती है कि अगर घर में 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों मेंबरों में उनके वालिदैन की जो डिटेल्स होंगी वो अलग अलग होंगी। किसी में ए गलत होगा, किसी में ई गलत होगा, किसी में आई गलत होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो काम अभी 200-400-500 में हो रहा है, यकीन जानिए जब असम में NRC लागू हुआ लोगों ने 10-10 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी स्पेलिंग मिसमैच अगर है तो उसको सही कराएं। तीसरा मसला यह है कि लोगों को आपस में जागरूक करें कि भाई अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि अपने आप को कानूनी एतबार से मजबूत करने की कोशिश करें। मस्जिदों में ऐलान किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वो लोग खास तौर से जो तलाकशुदा औरतें होती हैं या बेवा है या इसी तरीके से मियाँ बीवी नाराज हो गए, अलहदा हो गए, अब उनके चक्कर में उनके बच्चे पिसेंगे।
तो ऐसे केस में उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उसके मुताबिक जो स्पेलिंग वगैरह हो वो तमाम बच्चों की जो डिटेल्स हैं उन सबको उसके उनके साथ में मैच कर